हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने चल दिया बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गया तहलका। साथ ही साथ आपको बताएंगे मलेशिया में चीन को डॉक्टर जयशंकर जी ने ऐसा धोया, कहा सुरक्षा को लेकर बिल्कुल नहीं करेंगे समझौता, सीमा के मुद्दे पर बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ बार बार चीनी नागरिकों की पाकिस्तान में हो रही मौत के बाद अब क्या चीन अपना सैनिक वहां पर उतारेगा, बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। जहां पर चाइना ने इस मामले में यानी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को लाइन हाजिर कर दिया है। दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर पर अमित शाह जी ने 7 साल के लिए आखिर कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो बन रहा अफसपा हटाने की सबसे बड़ी वजह है। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार जल्द ही एक मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। जी हां, इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए जम्मू कश्मीर में एक और नया बदलाव आ सकता है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जल्द ही यहां से अफस्पा यानी कि AFSPA बोले तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट भी हटाने पर विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आर्मी या पैरा मिलिट्री के बजाय लोकल पुलिस के हाथों में होगी। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। जी हां, एक इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्स को वापस भेजने का सवाल पूछे जाने पर अमित शाह जी ने कहा कि हम इस पर जरूर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है और बहुत जल्द इस पर विचार किया जाएगा। चुनाव के बाद निश्चित तौर से इस पर एक्शन प्लान बनाएंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही सूबे की कानून व्यवस्था होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर कई खरी बातें कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में आतंकवाद घटा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 12 संगठन बैन किए गए हैं। अब प्रदेश में एक भी फेक एनकाउंटर नहीं होता। आतंकी वारदात में 70% की कमी आई और पत्थरबाजी की घटनाएं तो ना के बराबर हो गई। तो वहीं इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों पर सूबे की पुलिस पर भरोसा नहीं जताने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, मगर अब जम्मू कश्मीर पुलिस फोरफ्रंट पर खड़ी है। AFSPA यानी अफस्पा हटाने पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और अफस्पा हटाने का ये सबसे सही समय है। जी हाँ दोस्तों, अफस्पा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और सूबे के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो सरकार को अफस्पा पहले ही हटा देना चाहिए था। वहीं बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने घाटी में शांति के लिए केंद्र सरकार को क्रेडिट दिया है। जी हाँ, ऐसे में जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। ऐसे में इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खौफ मचना तो तय है, क्योंकि उनको पता है कि जब ये जिम्मेदारियां जम्मू कश्मीर की पुलिस पर सौंप दी जाएंगी तो जो कार्य पैरा मिलिट्री फोर्स कर रही थी अब उनका आधा काम जम्मू कश्मीर के अंदर से हटकर बॉर्डर पर आएगा और बॉर्डर को और ज्यादा सुरक्षा मुहैया करवाई जा सकेगी। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी अब जो भी राय हो, क्या आप भी अफस्पा हटाने का समर्थन करते हैं? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा भारी मात्रा में। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर सुरक्षा को लेकर नहीं करेंगे कोई भी समझौता, भारत सीमा के मुद्दे पर बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा भारत। जी हाँ, मलेशिया में चीन को डॉक्टर जयशंकर जी ने अच्छे तरीके से धोया सीमा मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने चीन पर निशाना साधा है। भारत के साथ समझौते का सम्मान न करने पर उन्होंने चीन पर जमकर हमला बोला। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन लंबे समय से भारत के साथ लिखित समझौतों का पालन करने में विफल रहा है। चीन को लेकर उन्होंने ये बयान मलेशिया में दिया है। डॉक्टर जयशंकर जी मलेशिया की यात्रा पर गए हैं। मलेशिया में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान चीन भारत के संबंधों से जुड़े सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर भारत पीछे नहीं हटेगा। जयशंकर जी ने चीन के साथ भारत के संबंधों की चुनौतीपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत चीन के संबंध जटिल हैं। चीन की ओर से 2020 में सीमा समझौते तोड़े गए थे, जिसके कारण अभी भी हमारे लिए स्पष्ट नहीं है वास्तव में हमारे बीच रक्तपात हुआ था। उन्होंने कहा कि भारतवासियों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य सीमा को सुरक्षित करना है। मैं इससे कभी समझौता नहीं कर सकता। सीमा पर सेना की तैनाती के मामले में सामान्य स्थिति चीन के साथ आगे बढ़ने वाले संबंधों का आधार होगी। यानी कि भारत ने क्लियर कह दिया है कि जैसा तुम हमारे साथ बर्ताव करोगे, जैसा रिश्ता रखोगे, हम तुम्हारे साथ वैसा ही रिश्ता रखेंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बॉर्डर पर तुम कुछ भी करोगे और भारत तुम्हें कुछ नहीं कहेगा तो वो समय चला गया, तुम भूल चुके हो। ये नया भारत है और जवाब देना जानता है, वो भी तुम्हारी ही भाषा में। बहरहाल भारत द्वारा दिए गए इस करारे जवाब के बाद आप लोग थैंक यू जयशंकर जी कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर है, मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी
मोदी की सराहना विदेश मंत्री जयशंकर जी से कही है बड़ी बात। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया और व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रक्षा और म्यांमार सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा की। आधिकारिक समाचार एजेंसी भरनामा ने बताया कि 2 दिवसीय यात्रा पर यहां आए जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अनवर से मुलाकात की और दोनों नेताओं की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अनवर और जयशंकर ने व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रक्षा और डिजिटल जैसे क्षेत्रों के साथ ही म्यांमार सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग के संबंध में चर्चा की। बयान के मुताबिक अनवर ने मलेशिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया सुगम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने मलेशिया की तब सहायता करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की सराहना की जब देश चावल की कमी से जूझ रहा था। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों आपको अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना बार बार हो रही नाकाम, क्या पाकिस्तान में अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगा चाइना? क्या है बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चीनी इंजीनियरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। आत्मघाती हमले में आतंकियों ने चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर हमला किया। इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में पहले भी चीनी इंजीनियरों पर हमला होता रहा। एक बार फिर यह आत्मघाती हमला दिखाता है कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने में पाकिस्तान नाकाम है। पाकिस्तान की नाकामी के कारण चीन अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर सकता है। एक्सपर्ट इसको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। अमेरिका के दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने ट्वीट में कहा कि चीन पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। यकीनन पाकिस्तान में आतंकियों के लिए सबसे बड़ा विदेशी लक्ष्य चाइना है। वर्षों से यह गंभीर कूटनीतिक, सुरक्षा और रणनीतिक समस्या है जिसे चीन के विरोध के बावजूद पाकिस्तान ठीक नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि CPEC के जरिए चीन की उपस्थिति पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में उसकी पहुंच आतंकियों को टारगेट बना रही है। चीन को बलूच अलगाववादी इस्लामिक स्टेट और TTP से खतरा है, उससे मुकाबला करना कठिन है। कुगलमैन ने कहा ट्वीट में कि आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में चाइना अपने सुरक्षा बलों को उतार सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर वो चीनी सैनिकों को पाकिस्तान में उतारता है, खैबर पख्तूनख्वा में उतारता है, तो इस पर भारत क्या विरोध जताता है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारत के जिस जमीन को पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उस पर चीन का सैनिक उतरे, क्योंकि सैनिक उतरने का मतलब होता है चीजें बनने की बजाय और बिगड़ती चली जाएंगी। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, भारत से दुश्मनी के बाद एक एक बूंद को तरस रहा है मालदीव। चीन के सामने गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद चीन ने की इसकी मदद। दरअसल मालदीव में चाइना ने तिब्बती ग्लेशियर के 1500 टन पानी को पहुंचा दिया है। बता दें, भारत से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के कदम उनके देश की जनता पर दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहे हैं। 2014 के बाद फिर से मालदीव पर बड़ा जल संकट गहरा गया है। मालदीव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालांकि 2014 में भारत ने तब संकट मोचक बनकर मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाकर पानी उपलब्ध कराया था। इस बार जल संकट से खुद को बचाने के लिए मालदीव ने भारत नहीं चीन से मदद मांगी। चीन की शरण में जा चुकी मुइज़ सरकार के गिड़गिड़ाने पर जिनपिंग ने राहत के दरवाजे खोले। चीन की सरकार ने मालदीव को 1500 टन पीने योग्य पानी दान किया है। ये पानी चीन को तिब्बत के ग्लेशियरों से जमा किया हुआ था। जी हाँ, मालदीव में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए चीन की शी जिनपिंग सरकार ने तिब्बत में ग्लेशियरों से प्राप्त 1500 टन पीने का पानी प्रदान किया है। ये दान मालदीव को चीन के चल रहे समर्थन के हिस्से के रूप में आया है। बाकी हम सब आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि चीन कभी भी किसी की फ्री में मदद नहीं करता। जी हाँ, आने वाले समय में मालदीव को कहीं ना कहीं इसके लिए पे जरूर करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने खोली पाकिस्तान के इस ISI ग्रुप की असली पोल। कहा ISI कोई भी फैसला लेने के लिए धमकी देकर दबाव बनाता था। जी हाँ, पाकिस्तान में इंसाफ का भी घोटा जा रहा है गला। 6 जजों की चिट्ठी धमकी दे गलत फैसले लिखवा रही है ISI। जी हाँ, पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों पर न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। इसको लेकर जजों ने पाकिस्तान के न्यायिक परिषद को पत्र लिखा। जजों का कहना है कि देश खुफिया एजेंसियां हाई कोर्ट के ऊपर तरह तरह का दबाव बनाती हैं, जिससे न्यायपालिका का कामकाज प्रभावित होता है। हाई कोर्ट के जजों ने न्यायिक परिषद से मदद की गुहार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने साइन करके न्यायिक परिषद को चिट्ठी भेजी है, जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यानी कि पाकिस्तानी ISI ने इन हाई कोर्ट के जजों पर दबाव बनाया, इनको धमकी दी कि तुम्हें इस पर यह फैसला करना है, वरना आप समझ ही सकते हैं क्या धमकी दी होगी। जिसके बाद बहुत ज्यादा ओवर होने के बाद इन जजों ने न्यायिक परिषद को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, ये है न्यायिक व्यवस्था पाकिस्तान का, आप समझ ही सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, चीन ने नेपाल से की BRI परियोजना में तेजी लाने की अपील। विदेश मंत्री नारायण श्रेष्ठ का बीजिंग दौरा। बता दें, नेपाल की नई सरकार से चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने की अपील की है।
गौरतलब है कि इस परियोजना के चलते नेपाल की राजनीति में कई परिवर्तनों का दौरा देखा है। पद संभालने के बाद अपनी पहली चीन यात्रा पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ की मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुआ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना चाइना की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको गति देने के लिए लगातार चीन काम कर रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सरकार बनाने के बाद नेपाल में नया राजनीतिक गठबंधन देखने को मिल रहा है। इसका नेतृत्व चीन समर्थक नेता केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, यूक्रेन युद्ध के कारण खाली हुआ अमेरिका का तोपखाना, एर्दोगन देंगे हथियार, सबसे बड़ा सप्लायर बना तुर्की। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के युद्ध में सबसे बड़ा फायदा उन देशों को हुआ है जो हथियार बनाते हैं। युद्ध का फायदा तुर्की को सीधे तौर पर होता दिखाई दे रहा है। तुर्की अब अमेरिका को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका तोपखानों के गोले के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तुर्की से विस्फोटकों की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन के लिए तोप के गोले चाहता है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। तुर्की अमेरिका के लिए तोपखाने के गोले का सबसे बड़ा सप्लायर बनने की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, यूक्रेन में युद्ध 2 साल से चल रहा है। इस कारण वैश्विक गोला बारूद की मांग बढ़ गई है। पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को आपूर्ति देने में लगे हैं, चाहे उनका खुद का स्टॉक खत्म होता जा रहा हो। नेक्स्ट खबर बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी से खफा हुआ भारत, उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा एक्शन लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत में अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और अमेरिकी डिप्लोमेट के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में कुछ कानूनी कार्यवाहियों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी लोकतांत्रिक देशों का हो तो ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा न होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर बेस्ड है जो ऑब्जेक्टिव और टाइम पर फैसलों के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन न्यायपालिका पर आक्षेप लगाना पूरे तरीके से अनुचित है। ऐसे में अच्छे तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है भारत ने। अगली खबर बता दें, भारत ने निभाया वादा, भूटान को $5 अरब की मदद भेजी। अब इस परियोजना पर होगा काम। बता दें, भूटान की मदद के लिए भारत की तरफ से $5 अरब की दूसरी किस्त भेजी गई है। इस किस्त की मदद से भूटान में ग्याल सुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास होगा। भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलीला ने भूटान के विदेश मंत्री लयोनपो DN धुंगयेल से मुलाकात कर किस्त सौंप दी। भूटान में भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस किस्त के साथ ही भारत ने भूटान के साथ हुए समझौते के तहत शाही सरकार के लिए कुल $10 अरब जारी कर दिए हैं। इससे पहले 28 जनवरी 2024 को भी भारत ने भूटान के लिए $5 अरब की किस्त जारी की थी। अगली खबर बता दें, 2022 में हुई थी रिहाई। अब राजीव गांधी के 3 हत्यारों को श्रीलंका क्यों भेजा जा रहा है? आपको बता दें, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। देश के खिलाफ हुई साजिश कितनी गहरी थी, उनकी हत्या के पीछे केवल तमिल समुदाय का संतोष भर था या कुछ और? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर अक्सर बातचीत होती है। इस बीच तमिलनाडु से खबर आई है कि राजीव गांधी की हत्या के 3 दोषियों को वापस श्रीलंका भेजा जा रहा है। स्टालिन सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि श्रीलंका के डिप्टी हाई कमीशन ने श्री हरन उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी कर दिए हैं। ऐसे में उनकी वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, शराब पर पाबंदी हटाई। अब पहली बार मिस यूनिवर्स में ले रहा हिस्सा। अब इस्लामिक देश में बदलावों की लगातार लहर देखने को मिल रही है। इस्लामिक देश सऊदी अरबिया जो कभी कट्टरता के लिए दुनिया भर में बदनाम था, मोहम्मद बिन सलमान अल के राज में अपनी छवि सुधार रहा है। सऊदी अरबिया आधिकारिक तौर पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। ऐसा करने वाला ये पहला इस्लामिक देश बन गया है। यानी कि सऊदी अरबिया को पता चल चुका है कि कट्टरता से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं। अगर देश का विकास करना है तो कट्टरता से ऊपर उठना होगा और वाकई में प्रिंस सलमान इस पर खड़े उतरते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच में फंसा पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका हुआ सख्त। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना का विरोध किया है। मंगलवार को अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर मल्टीपल तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत ईरान के साथ ट्रेड करने को जोखिम के तौर पर देखना चाहिए। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी देशों को सलाह देते हैं कि इस मुद्दे पर विचार कर लें। अमेरिका ने कहा कि हम इस पाइपलाइन परियोजना का समर्थन नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने हाल ही में कहा था कि उनके द्वारा इस पाइपलाइन परियोजना में अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की मांग की गई है। दरअसल ईरान लगातार पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। कुछ महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान पर जुर्माना लगाने की भी धमकी दे चुका है। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, चीन में बेरोजगारी से बदहाल लोग नौकरी के विज्ञापन की शर्तों को लेकर सोशल
सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन के वास्तविक हालात अब खुलकर दुनिया के सामने आ रहे हैं। देश में बेरोजगारी के हालात इतने खराब है कि सरकार ने इसके आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए हैं। ये हालात किस कदर बदतर है इसका अंदाजा नौकरी के एक विज्ञापन से लगाया जा सकता है, जिसको लेकर चीन के सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। पिछले साल जुलाई में चीन में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.3% हो गई थी। इस बीच चाइना के एक किराना स्टोर ने 18 से 30 वर्ष की उम्र की युवा कैशियर की तलाश के लिए नौकरी का विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन के इस पोस्ट को अब तक 14 करोड़ लोग देख चुके हैं और उस पर करीब 41,000 से ज्यादा लोगों ने भावुक कमेंट किए हैं। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या सीएम पद से हटेंगे केजरीवाल? दिल्ली एलजी के बयान पर शुरू हुई नई बहस। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं, इसको लेकर कई दिन से बहस जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान से एक और नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ किया कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में ईडी की हिरासत से सीएम केजरीवाल ने 2 सरकारी आदेश जारी किए हैं। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश रविवार को जारी किया था, जिसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसे में एलजी सक्सेना की जेल से सरकार नहीं चलेगी वाली टिप्पणी से नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। दोस्तों, जेल जाने के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाद नहीं है। हालांकि एलजी सक्सेना की टिप्पणी दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव का संकेत देती है। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में अब एलजी सक्सेना सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक नए नेता को नामित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो और आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नए नेता का नाम सुझाती है तो केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। इससे दिल्ली का संवैधानिक और राजनीतिक संकट भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे में कहीं राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा? तो आपको बता दें, आतिशी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई विकल्प ना हो। अनुच्छेद 356 का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया है और हर बार अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लग सकता है जब राज्य में कोई दूसरा विकल्प ना हो। लेकिन यहाँ पर विकल्प ही विकल्प है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगने का कोई मतलब नहीं है दिल्ली में। बहरहाल एलजी के बयान के बाद देखते हैं और सियासी सरगर्मियां कितनी बढ़ती हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में मचा महासंग्राम। आजम खान के सामने बैकफुट पर क्यों आ गए अखिलेश यादव? दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और आजम खान के बीच ठन गई है। आजम खान की तरफ से एक चिट्ठी भी आई है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद सीट पर उम्मीदवार बदलना पड़ा। यहां एसटी हसन ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया था, लेकिन उनकी जगह आजम खेमे से रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन को अपने नामांकन के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। आजम खान ने अखिलेश पर मुरादाबाद से एसटी हसन को हटाकर रुचि वीरा को टिकट देने का दबाव बनाया था। अखिलेश यादव ज्यादा देर तक आजम खान का दबाव झेल नहीं पाए। मंगलवार रात होते होते उन्होंने एसटी हसन का टिकट काट दिया। आजम खान की चहेती पूर्व विधायक रुचि वीरा को मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। जी हाँ, यानी कि आजम खान ने सीतापुर जेल में बैठे बैठे ये दिखा दिया कि बेशक वो कमजोर हो गए हो, लेकिन सियासी तौर पर वो टूटने वाले नहीं हैं। पहले अखिलेश यादव को जेल में बुलाकर और फिर मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का नामांकन के बाद टिकट कटवाकर आजम खान ने अपनी ताकत का एहसास अखिलेश यादव को करा ही दिया। अगली खबर बता दें, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी सबको चौंकाया है। दरअसल मुरादाबाद लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कल नामांकन के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। पार्टी ने बकी रशीद को मुरादाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर नामांकन दाखिल करवा दिया। बकी रशीद एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष भी हैं। तो वहीं बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। लिहाजा मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा फायदा भाजपा के कुंवर सर्वेश को होता नजर आ रहा है। यानी मायावती की बसपा पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी आपस में उम्मीदवारों को उतार करके इन्होंने मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दिया, जिसके बाद इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट खबर बता दें, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, गुना से यादवेंद्र सिंह को टिकट। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट आपको बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में झारखंड एवं मध्य प्रदेश से 3 और तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश से 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। इस तरह से अब तक कांग्रेस ने अब तक अपने कुल 209 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 8वीं लिस्ट में इन नेताओं को टिकट मिला है, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जहां मेन चीज आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से डॉली शर्मा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सीएम योगी ने बहुत बड़ा बयान दिया। कहा, मथुरा और वृंदावन की गलियां भी तो इंतजार कर रही होंगी,
ना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने पहले अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन 500 वर्षों में पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने धाम में विराजमान होकर होली के साक्षात दर्शन हम सबको कराए। मथुरा और वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। ऐसे में योगी जी का इशारा आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, वो क्या कहना चाह रहे थे। इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लुधियाना से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में हुए शामिल, एक विधायक भी बने भाजपाई। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी से चुने गए जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू भी बीजेपी में शामिल हो गए। बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने को लेकर काफी गहमा गहमी रही। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। आम आदमी पार्टी ने रिंकू को दोबारा जालंधर से टिकट देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। वो जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पीएम मोदी जी ने राजमाता अमृता रॉय से की फोन पर बात, कहा गरीबों को लौटा दिया जाएगा ईडी द्वारा जब्त पैसा। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर देखते हुए पीएम मोदी ने राजमाता अमृता रॉय के साथ फोन पर बात की। उन्होंने फोन कर राजमाता अमृता रॉय से कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी द्वारा जब्त किया गया पैसा उन गरीब लोगों को मिलेगा जिनसे लूटा गया था। पीएम मोदी ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं जो भी पैसा गरीबों से लूटा गया पैसा उनके पास वापस चला जाए। इसके लिए वो कानूनी विकल्प को तलाश कर रहे हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल राज्य में परिवर्तन के लिए मतदान करेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होगा क्या? जंगल राज खत्म होगा पश्चिम बंगाल से? अगली खबर बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया क्यों नहीं लड़ रही लोकसभा चुनाव। कहा, मेरे पास पैसे नहीं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने संबंधित भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी उस तरह का धन नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था। भाजपा नेता सीतारमण ने यहाँ टाइम्स नाउ समिट 2024 में कहा, 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया। मैंने कहा, नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मुझे ये भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जितने लायक विभिन्न मानदंडों का भी सवाल है। आप इस समुदाय से हैं या उस धर्म से हैं, मैंने नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। यानी कि निर्मला सीतारमण जी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही और उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताया। बहरहाल दोस्तों, निर्मला सीतारमण को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता निर्मला सीतारमण जी को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां लालू ने किया कांग्रेसी नेता का प्लान फेल, पूर्णिया से टिकट काटे जाने पर क्या कहा। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था, लेकिन उनकी उम्मीदों को बीमा भारती के रूप में एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा का उम्मीदवार बना डाला। आरजेडी के इस कदम से पप्पू यादव का प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में विलय के बाद भी पूर्णिया की सीट उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। आरजेडी ने यहाँ बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सिर्फ इस कार्ड से मिलेगा फ्री में गैस सिलेंडर, कैसे उठा सकते हैं फायदा बता दें। भारत सरकार की ओर से आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। इसमें एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2016 में की थी। इस योजना के तहत सरकार देश की गरीब महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। अब तक कई महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए फ्री में गैस सिलेंडर का फायदा मिल चुका है। इस योजना का फायदा 18 साल से ऊपर की हर महिला उठा सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें कुल 3 सिलेंडर फ्री में दिए जाते हैं। उज्ज्वला योजना 2.0 की कुछ और शर्तें भी है, जिनमें एक ये भी है कि पहले से उस घर में कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी उसी परिवार को इस योजना के तहत फायदा मिलता है जिसका पहला कनेक्शन हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी या फिर गरीब वर्ग में आने वाली महिलाएं ही योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ 1 अप्रैल से आम आदमी को लगने वाला है महंगाई का तगड़ा करंट। सड़क का सफर बिगाड़ेगा बजट। जी हाँ, 1 अप्रैल से सड़क का सफर महंगी होने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI टोल टैक्स की ओर से सभी तरीके के वाहनों पर करीब 5% टोल टैक्स बढ़ाने को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।